वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई एस स्क्वायर न्यूज़पेपर वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस डिस्कशन की क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। वो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ डिनाइल। इसमें देखिए क्या है कि लिस्ट में हुआ क्या कि देर इज अ वुमन कॉल्ड जेन कॉसिक, और नॉट अ वुमन, अ ट्रांसजेंडर वुमन। अब ये जो थी ये कहीं पर काम कर रही थी, ठीक है। सो शी गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू प्राइवेट स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात इन द स्पैन ऑफ ईयर। एक साल के अंदर इन्हें दो जगहों से स्कूलों से निकाल दिया गया और टर्मिनेट कर दिया गया उसके एम्प्लॉयमेंट से। तो ये रिगार्डिंग है लाइफ ऑफ लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। So Supreme Court, over 10 years after the landmark Nalsa judgment, it recognized a third gender, affirmed trans persons' fundamental rights and the right to self-determination of gender identity. और 5 साल बाद, and after 5 years after the Transgender Person Protection of Right 2020 came into effect, trans persons in India continue to face discrimination. ये कह रहा है कि नालसा जजमेंट के 10 साल, जो लैंडमार्क जजमेंट हुआ उसका 10 साल बाद भी, जिसने ये रिकॉग्नाइज किया कि एक थर्ड जेंडर भी होता है जिनमें ट्रांस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके ये अधिकार होंगे कि वो अपनी आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी को सेल्फ डिटरमाइन करेंगे। और इतना ही नहीं, अभी 5 साल हो गया ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 बने हुए और इसके इफेक्ट में आए हुए, स्टिल जो इन ट्रांस पर्सन हैं इन्हें इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया जा रहा है। ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को काफी ज्यादा डांट लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट हमने बनाई है, आपने बनाई है, और इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स इन डेड लेटर्स एंड एग्जिबिटिंग अ ग्रॉसली एपेथेटिक एटीट्यूड टू अदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और ये उसी का एक उदाहरण था कि जेन कॉफी करके एक ट्रांसजेंडर वुमेन थी जिन्होंने कोर्ट में पिटिशन डाला और ये कहा कि इन्हें फोर्सफुली टर्मिनेट कराया जा रहा है उनकी एम्प्लॉयमेंट से। एक साल के अंदर वो दो अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, वहां से वो निकाली जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में एक कंस्टिट्यूट किया है, क्या, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। ये हमारे लिए ध्यान देने की बात है, ये मेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। और ये एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी? to assess the implementation of the trans acts and recommend a viable equal opportunity policy, कि जो हमने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बनाई है उसका इंप्लीमेंटेशन कितने स्तर पर हुआ है, क्या वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचा है या वो केवल पेपर पे है। और उसके अलावा एक रिकमेंड करना कि क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी हो सकती है टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उन पॉलिसीज को केंद्र और राज्य सरकारें अपने व्यवस्था में उसे लागू करेंगी विद इन 3 months ऑफ द ड्राफ्ट सबमिशन। ये उसके साथ एडवाइजरी कमेटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स लैकिंग देयर ओन पॉलिसीज द सेंट्रल पॉलिसी विल बी इन्फोर्सेबल, और वैसे एस्टैब्लिशमेंट जिनकी अपनी कोई पॉलिसीज नहीं है वहां पर सेंटर की पॉलिसी इन्फोर्सेबल होगी। So the creation of panel to operationalize protections guaranteed in law is welcome step, but it speaks of a larger failure. ये कह रहा है कि ये काफी एक वेलकमिंग स्टेप है जो एडवाइजरी कमिटी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे फेलियर को भी दर्शाता है। किस चीज का फेलियर? द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कि ये कानून तो बनाया जा चुका है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं और बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हैं। And to ensure that transgender citizens can live a life of dignity and equality as guaranteed by Constitution and affirmed by the Supreme Court in that landmark Nalsa judgment। तो ये सब बातें कह जा रही हैं कि ये उनके लिए क्या है। देखिए प्रोटेक्शन क्या क्या है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट है, मेडिकल केयर में, एजुकेशन में है, ट्रांस पर्सन जेंडर के लिए उनके एजुकेशन के लिए है। अब इनमें हम देखेंगे तो इसमें यही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन एब्सिमल। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है कि ऐसे कानून है, ये जो रूल है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल, उसमें ऐसा कानून है, अरे उसमें ऐसा कानून है कि गवर्नमेंट को सेपरेट वॉशरूम्स बिल्ड करनी है, हॉस्पिटल में सेपरेट वार्ड्स बिल्ड करनी है ना, ओवर द 3 year past deadline। However, this remains a pipe dream. The rules also mandated the constitution of transgender welfare board, एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाना पड़ता है, लेकिन ये सब अभी पाइपलाइन में है और ये अभी तक हुआ नहीं है। नॉट इन दैट ऑल द स्टेट्स, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ही अभी तक 2024 तक हुआ है। फ्यू उनमें से भी बहुत ऐसे हैं जो फंक्शनल हैं, बस हुआ है। तो दिस आर सो इसमें हमने ये देखा कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जो इस एक्ट के लिए, जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020 एक्ट जो केम इन इफेक्ट हुआ था,
उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को असेस किया जाए और उसके लिए एक रेकमेंड की जाए कि क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी हो सकती है, जिसे फिर केंद्र और राज्य सरकारें अपने यहाँ लागू करेंगी। इनमें ये खामियां हैं, कमियां हैं, ये हमारे मेंस और इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। OpenAI launches Atlas. Why AI firms are betting big on web browsers? अभी AI ने, जैसे हम बहुत सारा वेब ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे गूगल यूज करते हैं, लाइक क्रोम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि जो एटलस है वो किसका है। तो ओपन एआई ने अपना एक वेब ब्राउजर जारी किया है जिसे एटलस कहेंगे। देखिए, आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म परप्लेक्सिटी अनाउंस्ड इट्स एआई ब्राउजर कॉमेट, एक कॉमेट भी है, तो वो कॉमेट किसका है? परप्लेक्सिटी का। परप्लेक्सिटी, ठीक है। नाउ ओपन एआई हैज ऑल्सो थ्रोन इट्स हैट इन द ब्राउजर रिंग कॉल्ड एटलस, और ये नया किसका है? एटलस का है। तो ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है, ये सब ध्यान देना है। जैसे हम गूगल क्रोम वगैरह यूज करते हैं वो। अब इनमें फैक्ट तो यही था। अब प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग वेब ब्राउजर के लिए काफी ज्यादा, लाइक द कंपनीज आर गोइंग इनटू दैट। सो वेब ब्राउजर के लिए हम समझते हैं तो वेब ब्राउजर इज द गेट वे टू एवरीथिंग। लाइक हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, बैंकिंग की डिटेल्स है, रिसर्च है, इंटरटेनमेंट है, ये सब चीज जो वो वेब ब्राउजर पे होता है और जो उसको ओन करता है, वो डेटा उनके पास हो रहे होते हैं। owning that interface means companies can control how users reach the web and observe and optimize user intent directly। यही कारण है कि ये सारे जो कंपनीज हैं अपने एक अभी नए प्रकार से जो एआई में इन्वॉल्व थे, अभी वेब ब्राउजर को डेवलप कर रहे हैं। सो एटलस ओपन एआई का है, कॉमेट परप्लेक्सिटी का है। नेक्स्ट, इम्प्रिजन जर्नलिस्ट विन ईयू टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड। तो जो नेशनल यूरोपियन यूनियन का अवार्ड है, नेम्ड आफ्टर सोवियत डिसिडेंट नोबेल पीस प्राइज एंड्री सखारोव, वाज क्रिएटेड इन 1988। तो ये जो है आपको ह्यूमन राइट्स ऑनर द सखारोव प्राइज मिला है। किन्हें मिला? ये दो लोग हैं, एंड्रेस पॉक्सवुड और मिया अमेगबोली। ये अब क्या इन्होंने काम किया है? तो ये देखिए, अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हु फाउंडेड टू ऑफ जॉर्जिया's इंडिपेंडेंट मीडिया outlets was convicted in August of slapping a police chief during an anti गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। तो ये इनको मिला है, एक मिया अमेगबोली और एक है एंड्रेज, याद रखना, पॉक्सवुड, दो लोगों को। चलिए आगे आते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल इन आंध्र प्रदेश। तो अभी ये है कि आंध्र प्रदेश ने, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव किसके द्वारा इंडिया में स्टार्ट किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा है। क्या है कि इसकी जो 1053 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, वो फेस कर रही है काफी ज्यादा थ्रेट। किस चीज के लिए? लाइवलीहुड और उसके प्रॉपर्टी लॉसेस के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो 5 किलोमीटर चौड़ा, ये जो 1500 किलोमीटर, ये जो हम कोस्ट लाइन देख रहे हैं, इनमें अगर हम 5 किलोमीटर चौड़ा, अगर इनमें ये 5 किलोमीटर विड्थ, इसमें वो ट्रीज को प्लांट करेंगे। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ आंध्र प्रदेश बाय 2030 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, ये सारी चीजें थी, जिससे क्या होगा? लिविंग इकोशील्ड शील्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर जो है ऐसा, मतलब नवंबर 1 से केरला जो है ऑफिशियली बी फर्स्ट स्टेट द फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा माना गया कि स्टेट विल बी फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी एट फंक्शनल टू बी हेल्ड एट दिस वन। जैसा अभी हम देखते हैं, नीति आयोग ने अपने खुद की स्टडी में 2021 में कहा था कि केरला इज द स्टेट विद लोवेस्ट पॉवर्टी रेट इन कंट्री विद अ पॉवर्टी रेट ऑफ 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जबकि अभी केरला इन 0.7% को भी इरेडिकेट कर चुका है, एंड केरला विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव दिस लैंडमार्क। इन्होंने बहुत सारे ऐसे माइक्रो प्लान्स किए, देख सकते हैं, मेनी मार्जिनलाइज्ड पीपल whose names were not even on the voters list and who did not even have a ration card or Aadhaar were on the list. Micro plans on the immediate and long term needs were prepared for catches of families, essential documents were given, और ऐसे करके उन पे ये काम किया गया। तो हम बस एक ही समझेंगे कि जो फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी हो जाएगा केरला। कौन हो जाएंगे? फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट प्रपोजेस
मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। अभी एआई के द्वारा आपने जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं आपके उस क्रम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो किससे बनी हुई होंगी, डीप फेक से बनी हुई होंगी। ठीक है। और वो वीडियोस आपको बिल्कुल ऐसी नहीं दिखेंगी कि वो रियल हैं या एआई के द्वारा बनाई गई हैं। तो गवर्नमेंट ने एक ये मैंडेटरी लेबलिंग लाई है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, मेटी, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने प्रपोज किया कि एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर और लेबलिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, कि जो भी जनरेटेड, जो सिंथेटिक कंटेंट होंगे सोशल मीडिया पे, मतलब जो बनाए गए हैं, उनमें अगर वो एआई से बने हैं तो एआई का लेबलिंग होना चाहिए। द मिनिस्ट्री रिलीज ड्राफ्ट अमेंडमेंट to the Information Technology and Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code 2021 that requires social media companies to allow users to self-declare if the content they upload is AI generated. ठीक है। ठीक है। In cases where users fail to make such declaration, platforms must proactively प्रोटेक्ट एंड लेबल। अगर वही कह रहा है कि अगर इन्होंने नहीं अपने तरफ से लगाया तो ये खुद से करेंगे। और डिक्लेरेशन मस्ट कवर 10% ऑफ कंटेंट एरिया, अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सिंथेटिक कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट भी हो, चाहे वीडियो हो या ऑडियो हो। ये फोटोरियलिस्टिक कंटेंट तक ही केवल सीमित नहीं है। ठीक है। तो ये बनाया गया है, गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है, ये हमें ध्यान देना है। आगे आइए। इंडिया सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन गुजरात। ये अभी हम बातें हो रही हैं तो इस पर ध्यान देंगे कि नाइजीरिया के अबूजा को हमने हराकर, मतलब इस बात हो रही थी कि वहां पर भी कराया जाए, प्रपोज्ड होस्टिंग जो है यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट, टॉम हॉक्स के बारे में दिया गया, तो इनमें हमें ये ध्यान देना है कि ये किस देश का है। तो टॉम हॉक्स जो है यूएस है। क्यों है भाई इतनी जरूरी, क्यों ये गो टू लिस्ट में है मिसाइल में, अमेरिका के लिए क्यों इतना ज्यादा है? तो अ क्रूज मिसाइल पावर्ड बाय अ स्मॉल जेट इंजन हैज विंग्स टू प्रोड्यूस लिफ्ट। मिसाइल जो होती है, उस मिसाइल में देखिए ये आपको, ये इसके फिन भी हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मिसाइल है, इसमें ये होता नहीं है, बट इसमें ये फिन भी है, ये सब आप देख रहे हैं, ये फिन। ठीक है, ये भी होती है। टू प्रोड्यूस लिफ्ट, ये अपने आप को प्लेन जैसा ऊपर भी उठा सकता है। अलाउिंग इट टू फ्लाई लाइक एन एरोप्लेन दैट गाइड इटसेल्फ टू अ टारगेट। यूएस ने इसे काफी पहले 1970s में ही, अर्लीज में बनाया था। मिसाइल सबसे पहले कॉम्बैट में 1991 में पर्शियन गल्फ वॉर में शामिल हुआ था। उसके बाद से बहुत सारे ये हुए। अब इसकी क्या खूबी है? बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग रेंज, accuracy and low cost compared to piloted warplanes, Tomahawk has been long go weapon to in the Pentagon arsenal। ये बस हमें ध्यान देना था। तो ये यूएसए से संबंधित है, यूएसए का है, अमेरिका का है। आगे देखते हैं। What is fiscal architecture of municipalities flawed? अब देखिए, इस वाले यूनिट में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये हम देखेंगे कि जो टैक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिस्कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो कैसे पीछे रह जा रही हैं, कैसे जीएसटी के रिफॉर्म के बाद उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से ऑटोनॉमी उनके पास नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं, लेकिन उनके पास पावर के रूप में जो फिस्कल पावर है वो बिल्कुल नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि क्या जो नए प्रकार से म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के आपने नाम सुने होंगे, क्या ये उसको सॉल्यूशन दिला सकते हैं? आइए इस यूनिट में हम वही देख रहे होते हैं। अर्बन इंडिया जनरेट्स नियरली 2/3 ऑफ द नेशनल जीडीपी, यानी जो 2/3 ऑफ नेशनल जीडीपी है वो किसके द्वारा लाया जाता है? अर्बन इंडिया के द्वारा। ठीक है। येट इट्स म्यूनिसिपैलिटीज कंट्रोल लेस देन 1% ऑफ कंट्री टैक्स रेवेन्यू। 2/3 जीडीपी में योगदान है अर्बन इंडिया का। ठीक है, लेकिन 1% से भी कम कंट्री के टैक्स रेवेन्यू में म्यूनिसिपैलिटीज का शेयर है। इंडियन सिटीज आर नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू नॉट बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट बट बिकॉज द फिस्कल आर्किटेक्चर हैज फेल्ड देम। जो हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो इस कारण से नहीं जनरेट कर पा रही हैं रिसोर्सेज और रेवेन्यू को, इट जस्ट बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट, क्योंकि फिस्कल स्ट्रक्चर ने ही उन्हें उस प्रकार से पावर को छीन लिया है। टुडे म्यूनिसिपल फाइनेंस इज डिपेंडेंट ऑन इंटरगवर्नमेंटल ट्रांसफर, लोन्स एंड स्कीम्स। ये कहा जा रहा है कि जो भी म्यूनिसिपल फाइनेंस है वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुका है अंतर सरकारीय वित्त
वितरण पर, ट्रांसफर्स पर, लोन्स पर, स्कीम्स पर, कि जो केंद्र या राज्य सरकारें लोन्स देती हैं या स्कीम चलाती हैं, उन्हीं के आधार पर इन म्युनिसिपल के फाइनेंसेस रन कर रहे हैं। तो कोर ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पावर्स, और इन सब में जो कोर ऑफ द प्रॉब्लम है वो है टैक्सेशन पावर का सेंट्रलाइजेशन होना, किसी एक बॉडी के अंदर उस पावर को सेंट्रलाइज कर देना। तो फिर हम देखेंगे कि इस यूनिट में हम वही देख रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, क्या होगा वो देखेंगे। हाउ डिड सिटीज लूज इट्स टैक्स रेवेन्यूज, कैसे लूज कर गई, आइए हम इनको और अच्छे से समझते हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद भारतीय शहरों ने लगभग 90% जो है अपने रेवेन्यू सोर्स का शेयर जो है खो दिया। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे क्या होता था, ऑक्ट्रॉय होती थी जो लोकल में लिया जाता था, एंट्री टैक्सेस होते थे वो लिए जाते थे, सरचार्ज करके कुछ होता था ये लिए जाते थे। ये सब के सब जो ट्रेडिशनल लाइफलाइन थे म्युनिसिपल बजट्स के, वो सब सबज्यूम कर लिए गए जीएसटी के फ्रेमवर्क में। अब ये उनके पास मिल नहीं रहा है, और जो प्रोमिस्ड कॉम्पेंसेटरी mechanism have largely bypassed the municipal level, deepening cities dependence on state and central government। और जो compensatory finances के mechanism है उन्होंने पूरी तरीके से म्यूनिसिपल के इस लेवल को बाईपास कर दिया है, और पूरी तरीके से एक सिटी पे डिपेंडेंस, सिटीज की जो डिपेंडेंस है वो स्टेट और सेंटर के ग्रांट्स पर बढ़ा दिया है। देयरफॉर म्यूनिसिपैलिटीज लैक बोथ फिस्कल ऑटोनॉमी, इसलिए नगर पालिकाओं में पूरी तरीके से फिस्कल ऑटोनॉमी भी लैक करती है, दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम भी लैक करता है। द रिजल्ट इज पेक्यूलियर इन्वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी का पूरी तरीके से एक उल्टा हुआ क्रम है, जैसे हम पिरामिड पढ़ते हैं तो पिरामिड का जो उल्टा स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो चुका है कि वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, एंड व्हेन द रिस्पांसिबिलिटी इज डिसेंट्रलाइज, और रिस्पांसिबिलिटी को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। तो ऐसे में म्युनिसिपैलिटीज कैसे रन करेंगे? सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट विदाउट द रिसोर्सेज टू फंड सच सर्विसेज। ये सब कैसे संभव हो सकेंगे कि आप उन्हें फंड करने की पावर दे ही नहीं रहे, उनके पास वो रेवेन्यूज, वो रिसोर्सेज है ही नहीं, जबकि रिस्पांसिबिलिटीज में उन्हें बहुत सारे कामों को करना, और उस काम को करने के लिए उन्हें पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना है स्टेट और सेंटर के ग्रांट्स पे, जो फाइनेंसेस वो उन्हें देंगे। अब देखेंगे कि हाल में बहुत बार हमने करंट अफेयर में पढ़ा कि इन म्युनिसिपैलिटीज ने अपने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए, ये किया वो किया, जैसे गाजियाबाद ने ग्रीन बॉन्ड ऐसा करके कुछ जारी किया। आइए हम समझते हैं ये क्या है। So every major policy pronouncement from Niti Ayog's urban strategy to the latest reform linked incentive grant promotes bond। अब हर एक नीति आयोग ने अपने प्लेटफॉर्म पर अपने रिफॉर्म्स में बॉन्ड्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया है, लेकिन बॉन्ड, अब समझिए बॉन्ड कोई क्यों खरीदेगा? इसलिए खरीदेगा उसकी क्रेडिबिलिटी को। इंडियन म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो है वो क्रेडिबिलिटी पे ही होंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी काफी लो है। It is not merely that cities are unable to generate capital to back their bonds, it is that very framework of accessing credibility। और ऐसा नहीं है, ये कह रहा है according to this article कि शहरों के पास ऐसा नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने बॉन्ड्स को जनरेट कर सकते हैं वहां से रिसोर्स भी, बल्कि ये प्रॉब्लम है कि जो म्युनिसिपल बॉडीज की बॉन्ड्स को एक्सेस करने का, एसेस करने की, क्रेडिबिलिटी एसेस करने की है, वो काफी ज्यादा अलग है। सिटीज क्रेडिटवर्दीनेस इज ऑफन जज्ड नैरोली बाय इट्स ओन रेवेन्यू। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, उसके अपने रेवेन्यू परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी क्रेडिबिलिटी को, क्रेडिट वर्दीनेस को ये किया जाएगा, जज किया जाएगा। और म्युनिसिपल बॉडीज के अपनी तो ओन रेवेन्यू पर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, और उसी स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स को जनरेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, यूजर चार्जेस होती है, फीस होती है। अब जबकि कंप्लीटली डिस्काउंटिंग द रेगुलर फ्लोज ऑफ ग्रांट एंड ट्रांसफर फ्रॉम हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज नॉट जस्ट एन अकाउंटिंग एरर, इट इज एन आइडियोलॉजिकल वन। जैसे आरबीआई या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो डिस्काउंट ग्रांट्स करती हैं, लाइक नॉन रिकरिंग इनकम, दे परपेचुएट द मिथ दैट सिटीज सर्वाइव ऑन चैरिटी। ये सब प्रॉब्लम है, ये पूरी तरीके से यहाँ उन कमियों को दिखा रहा है कि कैसे प्रॉब्लम है म्युनिसिपल बॉडीज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। इन ट्रुथ दिस ग्रांट्स आर लेजिटिमेट एंटाइटलमेंट्स पार्ट ऑफ द रेड डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्पैक्ट इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 74th अमेंडमेंट हुआ डिड नॉट कंसीव सिटीज एज बेगर्स बिफोर स्टेट और यूनियन बट एज इक्वल टियर्स ऑफ गवर्नेंस। जो 74वें संविधान की संशोधन की गई और उसमें इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक उतना ही इक्वल, समान टियर माना गया यूनियन और स्टेट के जैसा ही। फिर इनके पास उस प्रकार के पावर क्यों नहीं है जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं? सिमिलरली इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके पास एक बहुत लंबे से वो डिस्कशन हो रहे हैं कि सिटी शुड बिकम अ सेल्फ रिलायंट बाय फोकसिंग ऑन प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एंड यूजर फीस।
वर्ल्ड बैंक वगैरह ने, एडीबी वगैरह ने अपने रिफॉर्म्स में ये बातें कही हैं कि जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो इस प्रकार से सिटीज होनी चाहिए, वो सेल्फ रिलायंट हो, उनके प्रॉपर्टी टैक्स का, यूजर फीस को कलेक्ट करने का ये प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म भी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस प्रेस्क्रिप्शन इज इनएडिक्वेट एंड अनजस्ट। इट इज इनएडिक्वेट बिकॉज प्रॉपर्टी टैक्स जो है टिपिकली केवल 20 से 25% सिटी के टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल का हिस्सा होता है, और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये काफी ज्यादा सीमित है। इट इज अनजस्ट बिकॉज इट शिफ्ट द बर्डन ऑफ अर्बन फाइनेंसिंग डिस्प्रोपोर्शनेटली ऑन टू रेजिडेंट्स, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब क्या है कि हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे और हम टैक्स देंगे, और अगर वही टैक्स केवल सरकार के, वहां के शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एकमात्र रेवेन्यू का सोर्स है, तो फिर ये टैक्स बढ़ते जाएगा और इसका पूरा बर्डन किस पे आ जाएगा? रेजिडेंट्स पे आ जाएगा, स्पेशली इन लोअर इनकम सेटलमेंट्स ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद पुअर सर्विसेज। तो ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो आखिर भाई किया जाए, व्हाट इज द वे अहेड? तो इंडिया मस्ट डेमोक्रेटाइज द फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट इन स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब देखिए यहां से हम सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। वहां पर क्या है कि शहर जो है enjoys a strong fiscal health. The local tax base होता है is not an afterthought. It is foundation of the welfare state. जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे में क्या है, उनके पास राइट है टू लेवी एंड कलेक्ट इनकम टैक्सेस डायरेक्टली, इंश्योरिंग ए ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये सब बातें हम देख सकते हैं, मेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। This decentralized model has produced both efficiency and equity. Citizens can see where their money goes, and cities have the flexibility to plan for the long term. Most importantly, transfers from higher level of government are treated as part of shared fiscal ecosystem, not as discretionary favor. समझ रहे हैं कि जो ट्रांसफर हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट से की जाती है इन इन लोकल गवर्नमेंट्स को, वो एक ट्रीट की जाती है फिस्कल इकोसिस्टम के, न कि डिस्क्रिशनरी फेवर के, कि मैंने आपको एक फेवर दिया है। जैसे यहाँ देखी जाती है ना कि केंद्र ने किसी पर्टिकुलर राज्य सरकार को ये योजनाएं दी, जहां चुनाव है वहां योजनाओं और फंड का पूरा बहाव आ जाता है। ये वैसा बिल्कुल नहीं है, ये शेयर्ड फिस्कल इकोसिस्टम का ही पार्ट है। इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस। व्हाट इज नीडेड इज री इमेजिन्ड मॉडल ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। ये वित्तीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म को री इमेजिन करने की बात की गई है, उसमें सुधार करने की बात है। म्युनिसिपैलिटीज के प्रेडिक्टेबल, एडिक्वेट और अनटाइड रेवेन्यूज जो है उनको सुधारने की बात की गई है। Similarly, municipal bonds to become credible instrument and the first step to recognize grant and share taxes as legitimate component of city income. तभी ये सारी जाके चीजें ठीक होंगी। अब ये कह रहा है कि इंडिया अर्बन फ्यूचर डिपेंड ऑन फिस्कल जस्टिस। म्युनिसिपल फाइनेंस must be seen not as bookkeeping exercise but as moral and political question, कि जो म्युनिसिपल फाइनेंस है इसको केवल किताब में रखी जाने वाली एक्सरसाइज, पढ़े जाने वाली एक्सरसाइज के जैसी नहीं है कि हमने पढ़ लिया और हो गया, बल्कि इसे मोरल और पॉलिटिकल क्वेश्चन के रूप में देखना है। जो ग्रांट शहरों तक आते हैं वो कोई उनके लिए गिफ्ट नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द रेवेन्यू जो सिटीज जनरेट करती हैं वो चैरिटी नहीं है, दे आर राइट, ये उनके अधिकार है। True reform will begin only when India accepts the cities are not cost centers, they are the foundation of national prosperity. तो ये इस यूनिट में हमने देखा कि किस प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज की जो फिस्कल स्ट्रक्चर है उनमें कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये डिस्कशन हमने देखा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, यह है कि तमिलनाडु के तेनकासी में अभी रिसेंटली आयरन एज कल्चर की कुछ एक्सकेवेशन हुई है। उस एक्सकेवेशन में आयरन एज के बहुत सारी चीजें मिली हैं, जो अभी उसमें और ज्यादा अभी रिसर्च चल रहा है। तो ये फाइनली एक अर्न बरियल साइट मिला है थिरुमलपुरम में, जो कि तमिलनाडु में है, ये हमें याद रखना है। कंट्रीज फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड चालान पेमेंट कियोस्क लॉन्च्ड इन गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में क्या किया गया है, गुरुग्राम हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ क्यूआर बेस्ड kiosk for digital payment of traffic challans, a facility aimed at making the payment process faster and simpler. यानी आप चालान्स को, इस कियोस्क वो अलग अलग जगह पर लगाया हुआ, सपोज जैसे मॉल में लगा हुआ या कहीं पर भी लगा हुआ, जहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक्स होते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है मॉल्स के आसपास या कहीं पर भी, तो गुड़गांव वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्यूआर कोड बेस्ड कियोस्क लगाया, जहां पर आप स्कैन करके सीधे पेमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आगे की वीडियोस में हम फिर से विद मोर करंट अफेयर्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।